यूपीएससी हमसे पूछता है 2024 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को लेकर किसका हम फाइनेंशियल रूप से ट्रेड कर सकते हैं, है ना। एक तो तुम्हारा एक्सचेंज ट्रेड फंड ईटीएफ, जिसमें क्या होता है, एक ना बास्केट बनी होती है ना, है ना। और और एक बास्केट बनी होती है अलग अलग कमोडिटीज़ की। जैसे एक मान लीजिए एक ईटीएफ होगा इक्विटी का, जिसमें निफ्टी के होंगे और सेंसेक्स के होंगे। एक होगा गोल्ड का ईटीएफ, एक होगा सिल्वर का, एक होगा डेट ईटीएफ, एक होगा इंटरनेशनल करेंसी का ईटीएफ। ये ऐसे ऐसे बास्केट बनी होती है। ये थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल फंड की तरह है, ठीक है ना। बस म्यूचुअल फंड में तो आप अपने अपने फंड को डाइवर्स करते हो, परंतु ये डाइवर्स करते हैं एक सेक्शन में। जैसे कि ये एक एक टैक, जैसे कि इन्होंने टॉप 50 शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, एक शेयर में, टॉप 50 शेयर में ये ईटीएफ पूछा था। देन करेंसी स्वैप पता है, करेंसी स्वैप आल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एंड इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इट इज इन द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच में है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। देन तुम्हारा इसके बाद क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ये पूछा था कि कौन सी करेंसी की वैल्यू कौन डिसाइड करता है, करेंसी का प्राइस कौन डिसाइड करता है। डिमांड गुड एंड सर्विस प्रोवाइड बाय द कंट्री कंसर्न। जो गुड एंड जो उस ये मान लीजिए उस कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड में कितना हाथ है, उस कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड में कितना हाथ है, क्या है, और वो कितना उस कंट्री की एक्सपोर्ट की डिमांड है ना, कितना उस कंट्री का एक्सपोर्ट है वो डिसाइड करता है। और उस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है ये डिसाइड करता है। अब सिंपल सी बात है, एक उन्होंने पूछा था हमसे नॉन फाइनेंशियल डेट के बारे में पूछा था, जिसमें यूपीएससी ने ट्रेजरी बिल, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड, हाउसिंग लोन कवर्ड बाय हाउस होल्ड, ये तीनों ही आंसर दे रखा था, पर मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि नॉन डेप्ट फाइनेंशियल इंक्लूड वैसा होता है जिसमें आपने बैंक से पैसा नहीं लिया होता, ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया होता है, ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया होता है। इसमें आपने एक कंपनी से पैसा लिया होता है, उस कंपनी को आप सामान दे दोगे। ऐसा नहीं कि आपने कंपनी से उधार लिया है, आपने उस कंपनी से पैसे के लिए पैसा नहीं लिया, आपने उस कंपनी से सामान के लिए पैसा लिया है। बाकी यूपीएससी ने इन तीनों को ही माना था। फ्यूचर में याद कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन आएगा नॉन डेट वो नॉन फाइनेंशियल डेप्ट में आएगा, तो मैं ये इन तीनों को, ट्रेजरी बिल को भी कर सकते हैं, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड को भी कर सकते हैं, हाउसिंग लोन ओन्ड बाय हाउस होल्ड आएगा तो ज़रूर। यूपीएससी की एक रूल है, और मैं आपको बता रहा हूँ इतने साल से तैयारी करने के बावजूद मुझे पता लगा है इस साल में कि यूपीएससी अपने पीवाईक्यू का बदला ज़रूर लेती है, अपने पीवाईक्यू को ज़रूर लाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट सिंपल सी बात है, कैपिटल से संबंध उसका है या तो आपके लिए उसकी संपत्ति कम होती है या आपकी संपत्ति बढ़ती है। रेवेन्यू का इससे कोई संबंध नहीं है। और जैसे इसमें 3 फॉरेन लोन है भाई, फॉरेन लोन में आपकी देनदारी बढ़ गई तो आपको वापसी करने पड़ेंगे। एफडीआई है ये भी उसमें है, एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ये भी उसमें है। रेमिटेंस के लिए कोई सिस्टम नहीं है। रेमिटेंस के लिए कुछ वापसी थोड़ी आपको इसे पाने के लिए कुछ संपत्ति घटानी पड़ती है कैपिटल डेफिसिट को, इसके कोई संपत्ति थोड़ी घटी है। तो इसका आंसर है डी 1 3 4, नहीं सॉरी इसका आंसर है 2013 वाले का बी 1 2 4 रेमिटेंस नहीं है। देन अब हम पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ईटीएफ इज अ मार्केटेबल सिक्योरिटी डेट ट्रैक इंडेक्स कमोडिटी एंड बास्केट ऑफ एसेट्स, ये हम पढ़ लिए। ये एक मार्केटेबल सिक्योरिटी है जिसका आप ट्रेड कर सकते हो, और इसमें आप ट्रैक करते हो इंडेक्स को। इंडेक्स मतलब एक इंडेक्स को नहीं, सारे इंडेक्स को ट्रैक कर लिया, जो टॉप निफ्टी 50 है और सेंसेक्स है, कि अगर कोई नुकसान भी होगा तो, जैसे सिंडिकेट बैंकिंग थी ना, सिंडिकेट लोन के बारे में पढ़ा था हमने, जिसमें कई लोग मिलके आते हैं, ऐसे ही इसमें कई शेयरों पे पैसा लगाते हैं। जैसे गोल्ड हो गया और तुम्हारा सिल्वर हो गया, सिल्वर का भी लॉन्च किया हुआ है, एंड तुम्हारा फॉरेन करेंसी हो गई, ये सब होता है इसमें। मोटर व्हीकल फिजिकल है, टेंजेबल एसेट है, एंड नॉट कॉन्ट्रैक्ट और मार्केटेबल क्लेम टू फाइनेंशियल
कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, और ये नहीं होता कि इसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू है। इट डज नॉट रिप्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और इन्वेस्टमेंट, कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं होती, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। करेंसी स्वैप इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, हमने आगे पढ़ेंगे हम। यूज्ड बाय पार्टी टू एक्सचेंज, इसमें क्या होता है करेंसी स्वैप में, जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री ने बिल गेट्स से पैसा लिया $100 बिलियन, 100 मिलियन डॉलर लिया, है ना। वैसे $750 मिलियन ले सकती है ये, उसके तहत किसके तहत ले सकती है $750 मिलियन एक्सचेंज कर वो ले सकती है। आगे पढ़ेंगे हम। तो हम मान लीजिए $100 मिलियन लिया, और उन्होंने लिया कितने रुपए पे, ₹65 पे लिया। उस टाइम ₹65 था, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भैया ₹65 में हम लोग ले रहे हैं कि रुपये की कीमत ₹65 है, उसका वो दे दीजिए। अब कल को अगर रुपये की कीमत 85 हो जाए या 55 हो जाए तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 65 ही चलेगा। यही सिस्टम है। यूज अब देख लीजिए, पढ़ लेते हैं। यूज बिटवीन पार्टीज टू एक्सचेंज कैश फ्लो इन डिफरेंट करेंसीज, ठीक है, डिफरेंट करेंसी, ये तो समझ में आ गया। इट इज़ यूज इन इंटरनेशनल फाइनेंस टू हैज करेंसी रिस्क, हैज कर लेते हैं करेंसी रिस्क को कि कोई ऊपर नीचे ना जाए। सिंपल सी बात है। ये भी शॉर्ट सेलिंग टाइप का चीज़, शॉर्ट सेलिंग में हाँ, मतलब पहले आप तय कर लेते हो। रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन ग्लोबल मार्केट। अब करेंसी ट्रेडेड फंड हमने पढ़ लिया, जिसमें इक्विटी ETF होता है, गोल्ड ETF होता है, सिल्वर ETF होता है, डेट ETF होता है, इंटरनेशनल एक्सचेंज ETF होता है। फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए, जिसमें स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर इमीडिएट एक्सचेंज ऑफ करेंसीज एट करंट एक्सचेंज रेट। मतलब इसमें क्या होता है, या तो करंट एक्सचेंज रेट पे हम तय करते हैं, और या फिर जैसे करंट एक्सचेंज रेट है, मान लीजिए इस टाइम $50 है, इस टाइम $50 है, तो या तो इसको कर लेंगे, या फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि भाई उस दिन जैसे 1 महीने बाद जितना डॉलर का रेट होगा हम उस हिसाब से पैसे देंगे। फिर आज ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट है जितना रेट अब है। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कन्वर्टेबल बॉन्ड आते हैं और प्रेफरेंशियल शेयर विद डेट लाइक फीचर। कन्वर्टेबल बॉन्ड के बारे में तो UPSC ने पहले क्वेश्चन पूछ रखा है, और हम पढ़ भी चुके हैं। प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं, वो शेयर होते हैं जिनको वोटिंग पावर नहीं होती, डिविडेंड मिलता है जिनको, है ना। और अगर कंपनी का कभी भी वित्तीयकरण या तरलीकरण होता है तो सबसे पहले इन्हें पैसा मिलेगा, है ना। प्रेफरेंशियल शेयर विद डेट लाइक फीचर, प्रिफर्ड स्टॉक डेट, हाँ वही, इक्विटी भी मिल सकता है और डेट भी मिल सकता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। हाइब्रिड पढ़ लिया। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ रखा है। T-बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक करते हैं, इशू बाय बैंक, फिक्स मैच्योरिटी डेट्स एंड स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट, है ना। और कमर्शियल पेपर एज पर प्रीवियसली मेंशन दीज आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इशू बाय कॉर्पोरेशन, ठीक है। T-बिल तो पता ही है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, कॉमन स्टॉक एंड प्रेफर्ड स्टॉक। कॉमन स्टॉक वो होते हैं वोटिंग पावर मिलती है, डिविडेंड भी सबसे आखिरी में मिलता है। अगर कंपनी दिवाली हो जाती है और कंपनी को बेचा जाता है तो सबसे एंड में बेचारों को पैसा मिलेगा। उससे ऊपर बॉन्ड, वो डेट इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए। बॉन्ड, डिवेंचर ऑन कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स होते हैं जो कंपनी इशू करती हैं, है ना, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के लिए, और इस पर हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है क्योंकि अनसिक्योर्ड होते हैं। इसमें कोई कोलेट्रल नहीं होता। अब डिवेंचर मतलब ऐसा नहीं होता कि इसमें कोई भी आके पैसा लेना शुरू कर देगा। RBI बताता है उन कंपनियों को भी। डिवेंचर होता है अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट बैक बाय ओनली क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ इशूअर। ये भी उसी की तरह ही है डिवेंचर, है ना। इसमें ये भी अनसिक्योर्ड है, डेट इंस्ट्रूमेंट है ओनली, मतलब जैसे टाटा कर रहा है तो हमें टाटा पे भरोसा, भाई ये कंपनी नहीं बिकेगी, ये कंपनी नहीं हमारा पैसा लेके भागेगी। बॉन्ड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, और गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशन द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। उसके बाद कैश डेरिवेटिव के बारे में हमने पढ़ लिया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, है ना। इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दैट ड्राइव वैल्यू विद फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स एंड इंडिसेस। मतलब किसी चीज़ की वैल्यू, जैसे आलू को ले लिया, टमाटर को ले लिया, प्याज को ले लिया, उसकी वैल्यू तय कर लेते हैं कि भाई उसकी वैल्यू के हिसाब से हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इसमें जो होल्डर होता है ना, उसके पास राइट होते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे या ना करे, या उस वैल्यू के अकॉर्डिंग बेचे या ना बेचे। करेंसी स्वैप हम पहले ही पढ़ चुके हैं ऊपर।
कैश इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटीज़ एंड लोन। सिक्योरिटीज़ है ना, सिक्योरिटी समझ गया। लोन एग्रीमेंट, लेंडर प्रोवाइड टू फंड बोरोवर विद एक्सपेक्टेशन ऑफ रीपेमेंट। वो इसमें भी क्या होता है, उसे पैसे मिलने की उम्मीद होती है, ये होता है इसमें लोन एंड डिपॉजिट में। ये कैश इंस्ट्रूमेंट है, इसमें सिक्योरिटीज़ भी होती है। डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय मार्केट कैन बी रेडिली, ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय मार्केट होते हैं ये कैश इंस्ट्रूमेंट, एंड कैन बी रेडिली ट्रांसफर्ड, और हमेशा ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी रहते हैं। थैंक यू।